आज हम एक ऐसे व्यक्ति के सफर की गहराई में उतरेंगे जिनका नाम भारतीय राजनीति का कह सकते पर्याय बन गया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो गुजरात के एक छोटे से शहर से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के शीर्ष पद तक की उनकी एक असाधारण यात्रा को दर्शाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं है। हम उनके कार्यकाल की उपलब्धियों, बड़े सुधारों और साथ ही उन पर लगे गंभीर आरोपों और विवादों, दोनों पहलुओं को बिना किसी पक्षपात के देखेंगे। हाँ, और ये जरूरी भी है क्योंकि उनकी कहानी जितनी प्रेरणादायक है उतनी ही ध्रुवीकरण करने वाली भी। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है 17 सितंबर 1950 को। जगह थी गुजरात का वडनगर। स्रोतों के अनुसार मोदी का जन्म एक अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय के एक साधारण परिवार में हुआ था। हाँ, उनके पिता की रेलवे स्टेशन के पास एक चाय की दुकान थी और नरेंद्र मोदी अक्सर वहां उनकी मदद करते थे। ब्रिटानिका के अनुसार स्कूल में वे एक औसत छात्र थे। कोई बहुत तेज नहीं, लेकिन बहस करने में माहिर थे और थिएटर में उनकी गहरी रुचि थी। और यहीं पर एक दिलचस्प बात है, उनके शुरुआती जीवन की यही अनुभव, मतलब चाय की दुकान पर काम करना, ये बाद में उनकी सेल्फ मेड यानी खुद के दम पर आगे बढ़ने वाले नेता की छवि का आधार बने। बिल्कुल। और सिर्फ 8 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस से जुड़ना, वो उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। वहीं से उनकी विचारधारा की नींव पड़ी। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी स्रोत कुछ बताते हैं। हाँ, 18 साल की उम्र में जशोदाबेन चिमनालाल से उनका विवाह हुआ। लेकिन ये विवाह कह सकते हैं कभी निभाया नहीं गया और मोदी ने इसके तुरंत बाद घर छोड़ दिया। और उन्होंने आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उनकी शिक्षा को लेकर भी कुछ विवादों का जिक्र मिलता है। हाँ, कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय से डिस्टेंस लर्निंग के जरिए बीए और एमए किया। लेकिन आलोचक इन डिग्रियों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहे हैं। सही है। तो ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां व्यक्तिगत त्याग और वैचारिक प्रतिबद्धता वो उनके शुरुआती जीवन का केंद्र रही। अब बात करते हैं उनके औपचारिक राजनीतिक सफर की। 1971 में वे आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। फिर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया 1975 से 77 तक। उस दौरान वो गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गए थे। हाँ, और सरकार विरोधी पर्चे छापे। उन्होंने इस पर संघर्ष मां गुजरात नाम की एक किताब भी लिखी। और यहीं से उनका राजनीतिक कद बढ़ना शुरू हुआ। 1985 में आरएसएस ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में भेज दिया। और उनके संगठनात्मक कौशल का प्रमाण तो 1987 के अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में ही मिल गया था। बिल्कुल, जहां भाजपा को जीत मिली। इसके बाद तो वे पार्टी में लगातार आगे बढ़ते गए। और फिर आया साल 2001। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। भुज में एक विनाशकारी भूकंप आया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की सरकार की काफी आलोचना हो रही थी। हाँ, काम ठीक से नहीं हो रहा था। तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। और हैरानी की बात ये थी कि उन्हें कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था पहले। बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने गुजरात मॉडल को बढ़ावा दिया, जो विकास, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित था। चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। उनके कार्यकाल में गुजरात की जीडीपी औसतन 10% की दर से बढ़ी, जो कि बहुत ज्यादा थी। और वाइब्रेंट गुजरात समिट के जरिए 2007 तक 6.6 ट्रिलियन रुपए का निवेश आकर्षित किया गया। ये एक बहुत बड़ी रकम है। कृषि क्षेत्र में भी मतलब 9.6% की वृद्धि देखी गई, जिसका श्रेय बीटी कॉटन और ज्योतिग्राम योजना जैसी पहलों को दिया जाता है। हाँ, उस योजना ने तो गांवों को 24 घंटे बिजली दी। इन्हीं सब उपलब्धियों ने उन्हें विकास पुरुष की छवि दी। लेकिन यहाँ कहानी का दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि सामाजिक संकेतों पर गुजरात पिछड़ रहा था। मतलब 2013 में गरीबी के मामले में ये 13वें और शिक्षा में 21वें स्थान पर था। 45% बच्चे कुपोषित थे। तो आलोचना यह है कि विकास का लाभ शहरी अभिजात वर्ग को ज्यादा मिला। और उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा विवाद 2002 के गुजरात दंगे थे। गोधरा में ट्रेन जलाने की घटना के बाद। हाँ, उसके बाद जो दंगे भड़के उनमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर मुसलमान थे। और मोदी पर आरोप लगे कि उन्होंने दंगों को रोकने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की। या कुछ ने तो मिली भगत का भी आरोप लगाया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी ने 2012 में उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। हाँ, और जिसे 2022 में भी बरकरार रखा गया।
फिर भी अमेरिका ने 2005 से 2014 तक उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया था। ये एक ऐसा अध्याय है जिसने उनकी छवि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित किया। बिल्कुल। 2013 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद मोदी ने 2014 के आम चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। और उसके बाद 2019 और 2024 में भी वे सत्ता में लौटे। प्रधानमंत्री के रूप में उनके बड़े फैसलों को देखें तो आर्थिक सुधारों में जीएसटी 2017 में और विमुद्रीकरण 2016 वाला ये प्रमुख है। मेक इन इंडिया और जनधन योजना जैसी पहले भी शुरू की गईं, और इन्हीं सब के बीच भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन का जिक्र आता है, जिसके तहत लाखों शौचालय बनाए गए। हाँ, WHO के अनुसार इससे 1,80,000 मौतों को टाला जा सका। इसके अलावा उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत भी बड़ी योजनाएं रहीं। और सुरक्षा और विदेश नीति के मोर्चे पर अगर देखें तो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, ये बहुत बड़े कदम माने जाते हैं। G20 की सफल अध्यक्षता ने भी भारत की वैश्विक छवि को और मजबूत किया। बिल्कुल। अब उस हिस्से पे आते हैं जहां चीजें कह सकते हैं वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। आलोचनाएं। वीडेम संस्थान ने 2020 तक भारत को चुनावी निरंकुशता यानी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में रखा। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF की रिपोर्ट में प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत 161वें स्थान पर है। ये बहुत नीचे है। हाँ, और यहाँ एक पैटर्न दिखता है जिसकी तरफ आलोचक इशारा करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए, क्योंकि उसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया था। सही कहा। इसके बाद दिल्ली में दंगे हुए, मणिपुर हिंसा पर सरकार की चुप्पी की भी काफी आलोचना हुई। आर्थिक मोर्चे पर भी चुनौतियां रहीं। विमुद्रीकरण के कारण बड़े पैमाने पर नौकरियां गईं और GDP की रफ्तार धीमी हुई। और 2019 में बेरोजगारी तो कई दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। हाँ, कोविड-19 महामारी के प्रबंधन को लेकर भी गंभीर सवाल उठे। WHO के मुताबिक तो भारत में मौतों का आंकड़ा सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा था, लगभग 4.7 मिलियन। और 2021 की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था के चरमराने के लिए योजना की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया। बिल्कुल। और साथ ही 3 कृषि कानूनों को किसानों के भारी विरोध के बाद वापस लेना पड़ा। हाँ, तो ये सब सिक्के का दूसरा पहलू दिखाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमारे सामने जो स्रोत है वो एक ऐसी दोहरी तस्वीर पेश करते हैं जहां एक तरफ आर्थिक विकास और वैश्विक मंच पर भारत का बढ़ता कद है, तो दूसरी तरफ लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने और सामाजिक ताने बाने में तनाव बढ़ने की चिंताएं हैं। ये सफर जितना प्रेरणादायक है उतना ही ध्रुवीकरण करने वाला भी। बिल्कुल। अंत में एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि इतिहास किसी नेता का मूल्यांकन कैसे करता है।